हम लोग बात कर रहे हैं एनसीईआरटी किताबों के बारे में। और इसमें आपने देखा होगा कि लास्ट क्लास में कक्षा छठवीं की विज्ञान की जो एनसीईआरटी किताब है उसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। आज की इस क्लास में हम लोग कक्षा सातवीं की विज्ञान की जो किताब है इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कुछ बातें आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तब आप सभी जानते हैं कि एनसीईआरटी किताबें आप लोगों के एग्जाम के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। और ये किताबें आपको प्रीलिम्स हो, मुख्य परीक्षा हो, इंटरव्यू हो, हर जगह मदद करती हैं, आपका बेस मजबूत करती हैं। और जब आप लोग स्पेशल किताबें पढ़ते हैं ना, तो बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोग समझ पाते हैं। और जब भी आप लोग कोई किताब उठाकर पढ़ रहे हैं तो उसे पहली बार पढ़ते समय बड़े ध्यान से पढ़ा करिएगा। ध्यान पूर्वक पढ़ना है आपको और ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक ओवरव्यू आप लोग लीजिए और जब 2 से 3 बार आप लोग एनसीईआरटी किताबें पढ़ लेंगे तब आप लोगों की समझ में आ जाएगा कि किन पॉइंटों को आपको अपने नोट्स में शामिल करना है और नोट्स किसका बनाना है। एक बात और याद रखिएगा, जो भी आप लोग सब्जेक्ट उठा रहे हैं एनसीईआरटी का, उसकी कक्षा छठवीं से लेकर 12वीं तक की किताबें एक बार में आप लोग खत्म कर दीजिए और फिर आप लोग दूसरा सब्जेक्ट उठाइए, फिर तीसरा सब्जेक्ट उठाइए। इस तरह से अगर आप लोग कवर करते हैं तो बहुत ही बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। और यूपीएससी एग्जाम के से संबंधित आपके दिमाग में कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, तो बहुत सारी क्लासें हम लोगों ने ली हुई हैं। यूपीएससी एग्जाम के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है, इसे आप लोग कवर कर लीजिए। और मैं इतना कह सकता हूँ यकीन के साथ कि जो आप लोगों के दिमाग में सवाल बन सकते हैं उन सब के जवाब आपको यहाँ दिए गए हैं। और बिल्कुल आप देखिए कि जनरल नॉलेज की जानकारी देखी हुई है हम लोगों ने कि पेपर कैसे होता है, क्या क्या होता है, पैटर्न क्या है, फॉर्म भरने की प्रोसेस क्या है, माइनस मार्किंग होती है या नहीं होती है, सिलेबस क्या है, पुराने क्वेश्चंस पेपर किस तरह के रहते हैं। एमपीपीएससी वालों, एमपीपीएससी के एग्जाम के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है इसे आप लोग कवर कर लीजिएगा। और जब आप लोग इस किताब को खरीदने जाएंगे ना, तो इस तरह की किताब कवर पेज आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप लोग पीडीएफ के रूप में पढ़ सकते हैं इन किताबों को, तो टेलीग्राम पर सभी किताबें आपको डाल दी गई हैं, वहां जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और ये आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के द्वारा लिखी गई है, एक भरोसेदार ये संस्था है। और इसीलिए आप देखते हैं कि इसमें जो आंकड़े रहते हैं बहुत ही विश्वसनीय रहते हैं। और ये 65 रुपये की आपको मिलेगी खरीदने जाएंगे अगर आप लोग, तो ये भी आप लोग देखिए। और आपको बताता हूँ ना कि बड़े क्या है, कई बार मैं देखता हूँ कि आप देखेंगे प्रीलिम्स में डायरेक्ट ही अगर आप लोग एनसीईआरटी किताबें पढ़ रहे हैं तो उसी से क्वेश्चंस बन जाता है प्रीलिम्स में। कितनी भी आप लोगों ने अगर स्पेशल किताबें पढ़ी हो, एनसीईआरटी किताबें नहीं पढ़ी हैं, तो आप लोग उसका जवाब भी नहीं दे सकते हैं। तो ध्यान दीजिए और थोड़ा पढ़ा करिएगा, ठीक है। ये पाठ्य पुस्तक निर्माण में जिन लोगों का योगदान है, बड़ी रिसर्च करके ये लिखी गई हैं समितियां के द्वारा, तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को विद्यार्थियों के लिए संदेश, आप देखेंगे एक पहेली, बोझों की टीम सदैव आपके साथ रहती है, और कहानी का रूप देकर एक तरह से आपको समझाने की यहाँ कोशिश भी की गई है। और मैं इतना जानता हूँ कि अगर आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को कहीं कोई परेशानी नहीं होगी किताबों को पढ़ते समय। देखिए, भारतीय संविधान का भाग 4 का में जो आपके मौलिक मूल कर्तव्य जोड़े गए थे ना, उन्हीं की बात हो रही है, अनुच्छेद 51 का में। तो इसमें भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा, क्या होगा, कि संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे, उनका पालन करे, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे, देश की रक्षा करे और आहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग के आधारित सभी भेदभाव से परे हो, और ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध में हो। अगला कहता है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे, उसका परिरक्षण करे, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उनका संवर्धन करे, तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे, हिंसा से दूर रहे, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, और जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए पर्यटन उपलब्धियों की नई
ऊंचाइयों को छू सके। यदि माता पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। देखिए विषय सूची है, इसमें किताब में आप लोग कौन कौन से अध्याय पढ़ने हैं। तो आप देखिए अध्याय 1 में पादपों में पोषण देखेंगे, अध्याय 2 में आप लोग प्राणियों में पोषण देखेंगे, अध्याय 3 में रेशों से वस्त्र तक जो है इसे देखेंगे, अध्याय 4 में आप लोग ऊष्मा के बारे में पढ़ेंगे, अध्याय 5 में अम्ल क्षारक और लवण के बारे में पढ़ेंगे, अध्याय 7 में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन देखेंगे, अध्याय 7 में आप लोग मौसम जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन देखेंगे, अध्याय 8 में पवन तूफान और चक्रवात पढ़ेंगे, अध्याय 9 में मृदा के बारे में पढ़ेंगे, मिट्टी के बारे में, अध्याय 10 में जीवों में शोषण देखेंगे, अध्याय 11 में जंतुओं और पादपों में परिवहन देखेंगे, अध्याय 12 में पादपों में जन्म देखेंगे, अध्याय 13 में आप लोग गति एवं समय देखेंगे, अध्याय 14 में विद्युत धारा और इसके प्रभाव देखेंगे, अध्याय 15 में आप लोग प्रकाश देखेंगे, अध्याय 16 में एक बहुमूल्य संसाधन देखेंगे, अध्याय 10 में वन, अध्याय 17 में वन हमारी जीवन रेखा देखेंगे आप लोग, और अध्याय 8 में आप लोग अवशिष्ट जल की कहानी देखेंगे, और लास्ट में आप देखिए परिभाषिक कुछ शब्दकोश होंगे तो उन्हें भी आप लोग पढ़ लीजिए। तो इस तरह से आप देखेंगे टोटल 18 अध्याय इस किताब में आपको पढ़ना है, और छोटे छोटे से अध्याय हैं। मुझे लगता है ज़्यादा परेशानी आप लोगों को नहीं होगी इसमें। अब देखिए पहला चैप्टर है इसमें पादपों में पोषण, तो इसमें आपको 11 पेज देखने को मिलेंगे, और आप लोग पढ़ेंगे तो बड़ा आपका मन भी लगेगा, क्योंकि आप देखिए कहानी ने देखने को मिलते हैं। भोजन के एक घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, उन्हें हम लोग पोषक कहते हैं। इसमें आप देखिए कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, विटामिन हो गया, खनिज हो गए, ठीक है, तो उन्हीं की बात हो रही है। चलिए तो ये भी आप लोग देखिए पढ़िएगा। कोशिका देखिए केंद्रक हो गया, कोशिका द्रव हो गया, कोशिका झिल्ली हो गई है, ठीक है। और आप देखेंगे आपने देखा है कि इमारत ईंटों से बनता है, इसी प्रकार सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है, उसे कोशिका कहते हैं आप लोग, ठीक है। पत्तियों में जो हरा वर्णक होता है ना, जिसके कारण हरी होती है, उन्हें क्लोरोफिल कहते हैं। ये सब समझिएगा, पढ़िएगा, ध्यान पूर्वक देखिएगा। कहीं कोई भी परेशानी हो अगर तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। आपने क्या सीखा इसमें? सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग वे अपनी वृद्धि और शरीर के रखरखाव के लिए तथा आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के लिए करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण विक्रम द्वारा अपने खाद्य स्वयं संश्लेषित करते हैं। हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश अनिवार्य रूप से आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल रासायनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद हैं। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा का संचयन किया जाता है, और प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पादित होती है, और इस ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवों द्वारा उनकी उत्तरजीविता के लिए किया जाता है। कवक अपना पोषण मृत एवं अवघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं, और वे मृत जीवी कहलाते हैं। अमरवेल जैसे पादप परजीवी हैं, वे परपोषी पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ पादप एवं अन्य सभी जीव अपने पोषण हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें आप लोग विषमपोषी कहते हैं। तो ये आप सब देखे हैं, पढ़े हैं, ये अभ्यास के लिए क्वेश्चंस दिए रहते हैं। तो आप लोग जब देखिए चैप्टर पढ़ते हैं ना, उससे पहले इन क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं, और जब आपका चैप्टर कवर हो जाता है, पढ़ लेते हैं आप लोग, तो उसके बाद भी आप लोग इनके आंसर देने की कोशिश किया करिएगा, समझा करिएगा, ठीक है। तो कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, मैं बार बार आप लोगों से बोल रहा हूं। और इस तरह से आप देखें कि कक्षा 7वीं की एनसीईआरटी की विज्ञान की किताब कवर हो जाती है, और बहुत सारे सब्जेक्ट हम लोग पहले ही कवर कर चुके हैं। तो आप लोग जिस तरह से कह रहा हूँ उस तरह से पढ़िएगा, और यकीन मानिए आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी। अगली क्लास में हम लोग एनसीईआरटी की कक्षा 8वीं की जो विज्ञान की किताब है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए या सुझाव हो
इन क्लासों में और अच्छा क्या किया जा सकता है, तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है।